नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय मनोहर तिवारी जी, जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, कई बड़े पदों को संभाल चुके हैं और वर्तमान में माखनलाल पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम नई शिक्षा नीति के साथ ही करेंगे। नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चाएं पूरे देश भर में हुई और इसे लेकर रिएक्शंस भी सामने आए। लेकिन अगर अभी की बात करें, आज के समय की, तो क्या हम उस बदलाव को अपना चुके हैं? वो बदलाव जमीनी स्तर पर दिखने लगा है या फिर अभी भी हम शुरुआती दौर में हैं? देखिए, एक तो मध्य प्रदेश जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई, पहला राज्य था जिसने उसको लागू किया और अभी 6 वर्ष हुए हैं। जब ये पहला बैच इस नीति के लागू होने के बाद विश्वविद्यालयों से डिग्री लेकर बाहर आएगा, तब उसके शुरुआती संकेत मिलेंगे कि ये कितनी कारगर होने जा रही है। और 6 साल का समय इस बात को परखने के लिए पर्याप्त नहीं है कि एक वर्षों की चलती हुई व्यवस्था में कोई नई नीति आई है तो उस पूरे तंत्र को ढालने में दशकों लगते हैं। बिल्कुल। तो बहुत जल्दबाजी होगी अभी ये कहना। अभी जो एक फीडबैक को लेने का मैकेनिज्म है वो तैयार हो रहा है मध्य प्रदेश में। दूसरा, नीति को पूरे सिस्टम के अंदर ढालने में उसकी एक पूरी एक्सरसाइज बड़े व्यापक स्तर पर चल रही है। एक बैच का निकलना मुझे लगता है कि बहुत शीघ्रता होगी ये जानने के लिए कि वो नीति पूरी तरह से कारगर है या नहीं है, या लागू हो गई है कि नहीं हो गई है। लेकिन इसमें कई समय लगेगा। दूसरा ये कि जो इससे पहले जो नीति थी वो 1986 में राजीव गांधी के समय लागू हुई थी। तो अब 1986 से 2026 के बीच में आप देखिए कि कितने दशक गुजर गए, तब ये लगा कि नीति में कुछ बदलाव होना चाहिए। तो जो 2020 में नीति आई है उसके जो हायर एजुकेशन में, युवा पीढ़ी में, शिक्षा के पूरे तंत्र में कैसे बदलाव उसके परिलक्षित हो रहे हैं, ये जानने में 6 साल पर्याप्त नहीं है। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, क्योंकि कई बदलाव समय के साथ आने ज़रूरी भी हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए वो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो तो है ही, किताबी नॉलेज तो है, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर वो टीवी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या फिर रेडियो में जाना चाहते हैं, ऐसे में प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान देने के लिए और वो जब जाएं इंडस्ट्री में जाएं तो उसके लिए तैयार करने के लिए यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या कोशिश अभी तक की गई है और आने वाले समय के लिए क्या प्लानिंग है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इस विश्वविद्यालय की 36 साल की यात्रा है। 1990 में ये शुरू हुआ था, 91 में पहला बैच आया था और तब केवल अखबार और मैगजीन हुआ करते थे, मतलब प्रकाशन का दुनिया थी। पूरी दुनिया जो थी वो छपने वाली दुनिया थी, छपे हुए शब्दों का मामला था। सन 2000 के बाद में जब 24 घंटे के सैटेलाइट न्यूज चैनल का एक नया दौर आया तो इस विश्वविद्यालय ने तकनीक के साथ में खुद को अपडेट किया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए कई कोर्स आए। उसी तरह से अब जब ये डिजिटल का पूरा दौर है तो विश्वविद्यालय ने उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट किया है। 32 यहाँ के लगभग 30 से अधिक हमारे जो प्रोग्राम हैं वो हम ऑफर करते हैं हर साल। और 20 राज्यों के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने बात की है, ये बिल्कुल एक सही समय पर किया गया सवाल है। और विश्वविद्यालय में पिछले 1 वर्ष में देश के अनेक जो इंडस्ट्री के, मीडिया इंडस्ट्री के एआई स्पेशलिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं मीडिया की ज़रूरतों के हिसाब से, उनको विश्वविद्यालय ने अपने बोर्ड ऑफ स्टडी में जोड़कर 2 साल का एक पीजी कोर्स एआई ड्रिवन मीडिया के नाम से इस साल हम ऑफर किए हैं। इसके अलावा मीडिया के जितने पाठ्यक्रम हैं उसमें एक पेपर जुड़ने जा रहा है अगले ही सत्र से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक कंटेंट की चुनौतियों पर। जुलाई में इस मैटर में हम एक 2 हफ्ते का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने डीप फेक का जिक्र किया और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल रहेगा कि पत्रकारिता का दौर काफ़ी बदला है। आपने हर एक दौर को देखा। मैगजीन की आपने बात की, प्रिंट मीडिया से शुरुआत होती है, उसके बाद टीवी में लोग आए और अब सब डिजिटल पर स्विच कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल में स्विच करने के साथ साथ एक इसका नेगेटिव पॉइंट जो लगता है कि हर इंसान खुद को पत्रकार समझ रहा है अगर उसने किसी भी वीडियो को बनाया या फिर किसी भी वीडियो को शेयर भी किया है। ऐसे में फेक न्यूज़ का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम शेयर पर जाते हैं। इससे आप कैसे देखते हो? और ये कितनी बड़ी चुनौती है कि फेक न्यूज़ को कैसे पहचाने और उसे पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ लोगों तक कैसे पहुंचाएं?
इसकी सबसे बड़ी चुनौती ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने में आई। दिल्ली में पीटीआई के न्यूज़ रूम में जो उनकी फैक्ट चेक टीम है और उसके चीफ एडिटर प्रत्युष रंजन हैं, तमाम सारे चैनलों पर ऑपरेशन सिंदूर के कवरेज के नाम पर कुछ ऐसे वीडियो प्रसारित हुए जिनका संबंध ऑपरेशन सिंदूर से नहीं था, पाकिस्तान से नहीं था, वो उस समय के नहीं थे, वो उस जगह के नहीं थे जहां की नाम से वो प्रसारित हुए। तो लगभग 350 ऐसे वीडियो का एक जब फैक्ट चेक हुआ, ये केवल एक सैंपल बता रहा हूं मैं आपको, ये तमाम मीडिया हाउस में इसका परीक्षण हुआ है। 350 में से 90 से अधिक वीडियो फेक पाए गए जो ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील कवरेज में पूरे देश दुनिया को दिखाए गए। इससे ये पता चला कि फैक्ट चेक कितना जरूरी है और फेक न्यूज का चैलेंज कितना बड़ा है। तो ये सारे मीडिया हाउसेस में अब एक फैक्ट चेक के नाम से आप जानते हैं कि एक अलग चुनौती खड़ी हुई है और इसके लिए एक अलग टीम काम कर रही है। हमने जो विश्वविद्यालय के स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो पाठ्यक्रम शुरू करने का मकसद ही ये है कि यहाँ से निकलने वाले जो विद्यार्थी हैं वो उन सब टूल्स से उनका परिचय हो जो फैक्ट चेक में काम आते हैं। अगर उनको ये काम किसी भी मीडिया हाउस में मिलता है कि आपको केवल कंटेंट का फैक्ट चेक करना है, तो वो हक्के बक्के निरक्षर से ना खड़े रहें, बल्कि उनको ये पता हो कि आज की चुनौतियां क्या हैं और हमारी तैयारियां क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, एआई का जितना यूज़ आगे बढ़ने के लिए किया जा रहा है और जिस तरह से हम फेक न्यूज़ की बात कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी लोग कर रहे हैं। एआई के जरिए कई टूल्स का इस्तेमाल कर फेक फोटोज़ बना रहे हैं। लेकिन एक और ये चीज़ जो हमेशा कही जाती है कि एआई लोगों की नौकरी खा रहा है, तो ऐसे में क्या पत्रकारों की और शिक्षकों की भूमिका खतरे में आ जाएगी? और छात्रों को क्या एआई से डरना चाहिए या फिर इसे अच्छे तरीके से सीखना चाहिए? नहीं, देखिए, जब मुझे याद है जब टेलीविजन चैनल आए, 24 घंटे के सैटेलाइट न्यूज चैनल आए, तब ये चिंता बड़े पैमाने पर हुई कि अब अखबारों का भविष्य क्या होगा। क्या प्रिंट बचेगा या चलेगा, क्योंकि अब सुबह के इंतजार कौन करेगा किसी खबर के लिए। अब तो सारे चैनल उसको बिल्कुल सुबह की घटना को दोपहर तक, दोपहर की घटना को शाम तक पूरा दिखाने के वीडियो फुटेज के साथ में टेक्नोलॉजी ने इतना तैयार कर दिया था। लेकिन अब इतने सालों बाद, लगभग 2.5 दशक चैनलों को आए हुए हो गए, हमने देखा कि प्रिंट का प्रसार भी उसी अनुपात में बढ़ा। तमाम सारे मल्टी एडिशंस जो न्यूज़पेपर हैं वो उनके एडिशंस बढ़े हैं, उनके पाठकों की संख्या बढ़ी है। बेशक उनको इस तकनीक के बदलते दौर में अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और अपडेट करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी होगी, लेकिन वो चुनौती एक ऐसी नहीं थी कि जिसने प्रिंट के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा किया हो। इसी तरह से एआई को जिस ढंग से देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ड्राइविंग सीट पर तो हम ही होंगे। वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो नहीं होगी, और जो वास्तविक इंटेलिजेंस है वो ड्राइविंग सीट पर अगर होगी, तो एआई का उपयोग किस दिशा में कैसे हमें अपनी जरूरतों के अनुसार करना है, ये तय हम करेंगे, वो तय नहीं करेंगे। बिल्कुल। और एक और सवाल यही उठता है कि क्योंकि लगभग हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है और सोशल मीडिया पर हम देख भी रहे हैं कि डिजिटल के नाम पर कई, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कई प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपना चैनल बना रहे हैं, किसी दूसरी वेबसाइट से किसी न्यूज़ को उठाते हैं, उस पर कुछ कंटेंट खुद का बनाते हैं और उसे पोस्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें अध्ययन कहीं से कहीं तक नहीं होता, गूगल का यूज़ होता है। आप पुराने दौर की बात करें, अध्ययन के साथ पत्रकारिता की जाती थी और हम पढ़ा भी रहे हैं छात्रों को यही कि आप अध्ययन करिए, उसके बाद आप पहले नियम जानिए क्या है, आप पहले जानिए कि पत्रकारिता की एथिक्स क्या हैं और उसके बाद करिए। लेकिन समय बदलने के साथ साथ अध्ययन कितना जरूरी हो गया है, क्योंकि लोग अब गूगल पर डिपेंड होने लगे हैं। देखिए, इस मैटर में मैं ये कहूँगा कि जो यूट्यूब चैनल और इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के प्रसार के बाद जिस तरह से जिसके हाथ में मोबाइल है वो जर्नलिस्ट है, ऐसा मान लिया गया है कि जिसके हाथ में मोबाइल है वो एक जर्नलिस्ट है, अपने आप को उसी तरह से वो प्रस्तुत करता है। और इसकी चिंताओं से केंद्र सरकार चिंतित है। आईटी एक्ट जो 2021 का है उसमें इसीलिए संशोधन होने जा रहे हैं और एक मीडिया, एक बॉडी ऐसी बनाने का एक प्लान बन रहा है कि जो इन सब चीज़ों को नियंत्रण में रखे, क्योंकि इसके कई दुष्प्रभाव हुए हैं, खासतौर से राजनीतिक और स्वास्थ्य और शिक्षा के से जुड़ी खबरों को लेके जो डिजिटल मीडिया में जिस तरह का चल रहा है। तो इसमें आईटी एक्ट 2021 के जो संशोधन हैं उसमें तमाम मीडिया से जुड़े हुए विशेषज्ञों के सुझाव सरकार ने, सूचना प्रसारण मंत्रालय इसकी पहल कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो एक काउंसिल, एक मीडिया काउंसिल के आकार लेने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है, सभी की रजामंदी से, सभी का राय मशविरा करके।
तो अगर वो ऐसी बॉडी बनती है, अगर ऐसा कोई निकाय एक अधिकार संपन्न सामने आता है मीडिया काउंसिल का, तो फिर ये जो स्वतंत्र रूप से अपने आप को केवल एक मोबाइल है इसीलिए मैं पत्रकार हूं और मैं कुछ भी दिखाने बताने और उसको प्रोजेक्ट करने के लिए स्वतंत्र हूं, तो ये ऐसा नहीं है। इसके साथ में मीडिया की मर्यादाएं हैं, इसके इथिक्स हैं। और ये सवाल हिंदी पत्रकारिता के 200 साल हुए हैं इस साल। अभी 30 मई को 1826 को पहला हिंदी का अखबार छपा था। तो हिंदी पत्रकारिता के 200 साल के प्रसंग पर यह सवाल अगर सामने आया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक ऐसी मीडिया काउंसिल जरूर बनेगी जो इन सब चीजों को नियमित करेगी, कंट्रोल करेगी। ऐसा शब्द मैं नहीं प्रयोग करूंगा। हम एक स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, किसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसका नियमन होना चाहिए, उसके नियम बनने चाहिए और एक मर्यादा तय होनी चाहिए। बिल्कुल। अब विजय जी, वैसे तो आपकी इतनी सारी उपलब्धियां हैं कि अगर हम दर्शकों को बताएं तो इस पॉडकास्ट में समय की कमी हो जाएगी, लेकिन हरसूद डूब जो स्टोरी आपने की, जिसकी खूब चर्चा हुई और उसे हमने पढ़ा भी है, आपने उसके ऊपर किताब भी लिखी है। आज 30 जून है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज का दिन देखिए हरसूद के संदर्भ में और विकास के कारण होने वाले विस्थापन के संदर्भ में हमेशा प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में 1000 मेगावाट के इंदिरा सागर पावर प्रोजेक्ट में डूबे हुए एक शहर की दर्दनाक कहानी है। और वो अकेला नहीं था। हरसूद के पहले 2004 की 30 जून के मानसून के पहले लगभग 249 गांव 249 विलेजेस इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर में डूब चुके थे। हम उस समय एक रीजनल चैनल लॉन्च हुआ था, नया चैनल था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, और मैं और मेरी एक कैमरा टीम जिसमें हम 10-12 लोग थे, और हरसूद में कई महीनों रहकर हमने लाइव कवरेज किया था, जिस पर हरसूद 30 जून के नाम से मेरी किताब छपकर आई थी। और हम ये मानते हैं कि हरसूद एक आदर्श विस्थापन और पुनर्वास का एक आदर्श मॉडल बन सकता था, जो कुछ सरकारी मशीनरी के जो निचले स्तर पर क्रियान्वयन, जैसा कि आमतौर पर होता है, अच्छे ढंग से नहीं होते हैं और उस कारण से चीजें बिगड़ती हैं। इसके लिए कोई नीति नियंता, जो नीति निर्माता बनाने वाले हैं नीतियों को, सीधे तौर पे वो कसूरवार नहीं होते, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाली जो मशीनरी है नीचे, उसके कारण हरसूद का मामला तब बिगड़ा था। लेकिन आज इसको लगभग 22 साल हो गए हैं हरसूद को डूबे हुए। इन 22 सालों में अब कहानी का पूरा एंगल बदल चुका है। अब हमें यह देखना चाहिए कि उस 1000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट ने मध्य प्रदेश की बिजली की आपूर्ति को कहां पहुंचाया, और उससे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो कहां पहुंचा। और 900 स्क्वायर किलोमीटर का जो मीठे पानी का भारत का सबसे बड़ा जलाशय इंदिरा सागर बांध के कारण बना, और उनसे जो नहरों का जाल मालवा और निमाड़ में फैला, उसने वहां की खेतीबाड़ी और ग्रामीण स्तर को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में क्या मदद की। तो अब पूरा उसको देखने की दृष्टि बदलेगी आपकी। तो एक ऐसे विषय होते हैं ये जो हमेशा एक जैसे नहीं होते। उस समय मानवीय विस्थापन के प्रश्न थे, आज वो विकास के प्रश्न से जुड़ेंगे। बिल्कुल, और यही बदलाव है जो हमें हर चीज में देखना चाहिए। यूनिवर्सिटी की हम बात करते ही जा रहे हैं लगातार, और विजय जी, क्योंकि अब मैं भी एक छोटे शहर से आई हूँ, कई बच्चे हैं जो गांव वाले परिवेश से आ रहे हैं, छोटे शहरों से आ रहे हैं, और जब स्कूल के बाद वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो बोलते हैं कि वो लाइफ का एक टर्न होता है, एक बड़ा टर्न। तब आप डिसाइड करते हैं कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं और आपका भविष्य कैसे बनता है। लेकिन ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं या फिर छोटे शहरों से आ रहे हैं, इनके लिए आप सबसे बड़ी कमी क्या मानते हैं? संसाधन, आत्मविश्वास, या फिर भाषा की कोई कमजोरी? नहीं, इनमें से थोड़ा थोड़ा सभी है। और मैं भी एक छोटे से गांव से इसी विश्वविद्यालय में एक दिन पढ़ने आया था। मैं भी यहाँ का पूर्व विद्यार्थी हूँ और आप भी यहीं की पढ़ी हुई हैं। तो हम जैसे तमाम 20 राज्यों के स्टूडेंट यहाँ हर साल अलग अलग पाठ्यक्रमों में आते हैं। और थोड़ा सा जो छोटे गांव कस्बों से आते हैं, जाहिर है कि उनका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं एक बड़े शहर और मीडिया जैसी एक खुली आसमान की दुनिया में आकर थोड़ा सा लगता है कि वो डरे सहमे से हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो थोड़ा समय यहाँ बिताते हैं और यहाँ मीडिया का एक्सपोजर देखते हैं और यहाँ के प्रायोगिक जो उपक्रम हैं, हमारे अखबार हैं, हम वीडियो बुलेटिन बनाते हैं, और पूरे साल विश्वविद्यालय में देश के नामचीन संपादक, एंकर, कार्टूनिस्ट, अध्येता, रिसर्चर, तमाम अनुभव संपन्न मीडिया के लोग लगभग पूरे साल उनका आवागमन चलता है। और जब उनके साथ वो मिलते हैं तो वो देखते हैं कि जिनको वो टीवी पर एक सेलिब्रिटी की तरह देखते रहे हैं, दरअसल ये हमारे ही बीच से निकले हुए लोग हैं। तो उनका धीरे धीरे आत्मविश्वास बनता है। भाषा की कोई समस्या नहीं है, लेकिन
अध्ययन की वृत्ति कम होने की वजह से, किताबों को पढ़ने की आदत कमजोर होने की वजह से थोड़े समय ये जरूर उनको लगता है कि कहीं उनकी नींव कमजोर है। लेकिन मैं ये पाता हूं कि हमारी जो विश्वविद्यालय की नालंदा लाइब्रेरी है, 45,000 किताबें हैं। आप कभी भी आकर देखेंगे कि पूरा भरा रहता है, वो बच्चे उसका उपयोग करते हैं। तो वो अपना जो कमजोर पहलू है उसको पहचानने का अवसर भी उनको इसी विश्वविद्यालय में मिलता है। बिल्कुल, और ये विश्वविद्यालय वो जगह है जहां आपको सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया जाता, बल्कि उस रास्ते पर पकड़ कर ले जाने वाले लोग भी होते हैं, जैसा कि विजय जी बता भी रहे हैं। दूसरा ये है कि हम लोगों ने जो अलग अलग विभागों के प्रायोगिक अखबार हैं, वीडियो बुलेटिन है, हमारा एक कम्युनिटी रेडियो कर्मवीर है, उसके लिए साल भर कंटेंट बनाने की जो प्रक्रिया चलती है, तो वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल मीडिया हाउस की तरह वर्किंग को अनुभव करते हैं विद्यार्थी। इसलिए जब वो कहीं जाते हैं तो उनको कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो किसी नए काम में आ गए हैं, और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरते हैं मीडिया में। बिल्कुल। विजय जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, कई राज्यों की आप यात्रा कर चुके हैं और शासन द्वारा दी गई कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी साझा कर चुके हैं। कुछ दिलचस्प किस्सा आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें कि ये जो यात्रा रही, इस यात्रा ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाए? देखिए, मैंने 2010 से 2015 के बीच में एक ऐसी भूमिका में मैं था कि जब मैंने भारत की 5 वर्षों तक लगातार 8 बार परिक्रमाएं की हैं। हर एक राज्य में 8-8, 10-10 बार मेरा अलग अलग स्टोरी कवरेज के लिए जाना हुआ है। एक बात मैं पाता हूं इतने साल मीडिया में रहने के बाद और इन भारत की तमाम यात्राओं के बाद, कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मुख्य धारा का मीडिया जिसे हम कहते हैं, हमारा जो भारत है, जो लगभग 10-12 हजार वर्षों के ज्ञात इतिहास और विविधता से इतना भरा हुआ है पूरे कोने कोने में, वो बड़ा अफसोस है मुझे कि वो मीडिया, जो मुख्य धारा का मीडिया है, चाहे अखबार हो, चैनल हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, अछूता है। हम लोग नहीं जानते हैं कि भारत असली में है क्या और वहां चल क्या रहा है। तो मुझे लगता है कि मीडिया को और अधिक अपने भारत से, अपने देश से, उसकी संस्कृति, उसका इतिहास, उसकी परंपराएं, उसकी भाषा बोलियां, उसके गांव, कस्बे, शहर, और उसमें एकल और सामूहिक स्तर पर जो नवाचार हो रहे हैं, इस जीवन को बेहतर बनाने के जो प्रयोग कर रहे हैं लोग, इसको और अधिक कनेक्ट होना हमें जरूरी है। बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करते हैं विजय जी की जिस तरह की आपकी पूरी यात्रा रही है, हर एक इंसान इस चीज को समझे कि अगर वो पत्रकारिता में आना चाहता है या फिर किसी और भी फील्ड में है, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखता है, और अगर वो पत्रकारिता में है तो पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ें और जो एथिक्स हैं उन्हें समझें, जो रूल्स हैं उन्हें समझें और उसके साथ आगे बढ़ते जाएं। बहुत शुक्रिया विजय जी आपका। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।